IBN 7 हौसला है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आज वाकई में कलेजा मुंह को आता है। आज का दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। इस खबर पर आकर आपके साथ बातचीत करनी होगी, आपको बताना होगा कि पाकिस्तान में किस हद तक मानवता और इंसानियत दम तोड़ रही है। जहां वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को लगातार पनाह देता रहा, आज उसी आतंकवाद ने पाकिस्तान के नौनिहालों को लीलना, उसको अपने कब्जे में करना, उस पर अपना मुंह मारना, अपने नाखून मारना शुरू कर दिया है। आज न सिर्फ पाकिस्तान रो रहा है, बल्कि आज दुनिया के तमाम मुल्क, तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान पर नजर रखें, उनके आंसू थामे नहीं थम रहे। कोई नहीं चाहता, चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे जैसा भी मुल्क हो, उसके शहर में, उसके देश में ऐसा माहौल बने कि उसके अपने बच्चे, अपने नौजवान आतंकवाद के शहीद हो जाएं। कोई नहीं चाहेगा कि इन मासूम बच्चों पर वो गोलियां चले जो किसी और के लिए बनी हो। जी हां, पाकिस्तान के पेशावर में आज जो कुछ हुआ पिछले 10-12 घंटों में, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। वो ये दिखाने वाला है कि आप जैसा कर्म करते हो वैसा फल आपको मिल सकता है। हालांकि आज ये बात करने का वक्त नहीं है, इस बात को अंडरलाइन भी आज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वाकई में पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया रो रही है कि आखिर क्यों उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी जो सुबह खेलते कूदते स्कूल पहुंचे थे, हाथ में बैग था, हाथ में टिफिन था, हाथ में कॉपियां थी, जो अपना भविष्य बनाना चाहते थे। उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ? और इसीलिए आज हम ये सवाल न सिर्फ हिंदुस्तानियों से पूछ रहे हैं, न सिर्फ आप सबसे पूछ रहे हैं, बल्कि हम पाकिस्तान से भी जानना चाहेंगे। पाकिस्तान के तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि आखिरकार अब पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेगा? क्या पाकिस्तान अब अपने गिरेबान में झांकने को तैयार है? पाकिस्तान के शहर पेशावर में आज तालिबान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। आतंकियों ने शहर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर 150 से ज्यादा, जी हां, करीब 160 लोगों की जान ले ली, जिसमें ज्यादातर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे मासूम बच्चे थे। मरने वालों में स्कूल के टीचर्स और स्टाफ के मेंबर्स भी शामिल हैं। स्कूल में बंधक बच्चों और शिक्षकों को छुड़ाने के लिए सेना ने पूरी तैयारी के साथ दिन भर ऑपरेशन चलाया। सेना का दावा है कि स्कूल में घुसे सभी आतंकियों को इस वक्त तक मार गिराया गया है। आतंकी संगठन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसके प्रवक्ता का कहना है कि यह नॉर्थ वजीरिस्तान में सेना की कार्रवाई का हमने बदला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह बदला मासूम बच्चों से क्यों लिया? इन बच्चों की क्या गलती थी? इन बच्चों के सीने पर क्यों गोलियां दागी गई? पठानों के शहर पेशावर में हुए इस खौफनाक आतंकी हमले से पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया दर्द में डूब गई। दोपहर को अचानक पेशावर के आर्मी स्कूल में घुसे आतंकियों ने कहर बरपा दिया। स्कूल में चौथा पीरियड चल रहा था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। फौजी वर्दी में घुसे आतंकियों ने तकरीबन 500 बच्चों को बंधक बना लिया था। स्कूल के भीतर से आ रही गोलियों की आवाज बता रही थी कि जो बंधक हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। जो बच्चे पिछले दरवाजों से बच निकले थे, उन्होंने दहशत के आलम में पूरा वाकया बयान किया। आ रहे थे 7-8 लोग थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। हम काम कर रहे थे, फोर्थ पीरियड स्टार्ट था, तो जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है, तो बस अचानक से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। फिर एक आर्मी वाले ऑफिसर आए, हमें कहे, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहे कि आप जाए इन बच्चों को पीछे वाले गेट से निकाल दे। और कॉलेज में हजारों बच्चे थे, उनको उधर ऑडिटोरियम में बिठाया गया है। वो अभी नहीं निकल सकते जब तक फाइट खत्म ना हो जाए। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई, हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। 1 घंटे के बाद जब फायरिंग वगैरह थोड़ी हल्की हुई तो आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पे हमने देखा कि रस्तों में, कॉरिडोर्स में हमारे दोस्त
शहीद पड़े थे, उनको गोलियां लगी हुई थी, किसी को 3 किसी को 4, खून उनका बहा हुआ था। मासूम बच्चों पर इस बर्बर हमले की सारी दुनिया में थू थू हो रही थी। ठीक उसी वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बेशर्म प्रवक्ता अपने बयान के साथ सामने आया। पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज से बातचीत में मोहम्मद खोरासानी ने कहा कि हमने 6 लोगों को इस हमले के लिए भेजा है। इसमें टारगेट किलर्स और आत्मघाती हमलावर शामिल हैं। उन्हें बड़े छात्रों को मारने का आदेश है, छोटे बच्चों को मारने का नहीं। ये नॉर्थ वजीरिस्तान में सेना की कार्रवाई का बदला है। बच्चों का ये स्कूल पेशावर के मशहूर वर्साक रोड पर बिहारी कॉलोनी के नजदीक मौजूद है। दरअसल ये सेना का एस्टेब्लिशमेंट है और इस इलाके में कड़ी सुरक्षा रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल के पास एक कब्रिस्तान है और आतंकी उसी दीवार को पार कर स्कूल में घुसे। तालिबान के जानकारों की राय में ये बर्बर लोग हैं और इनके लिए बड़ों और बच्चों का फर्क नहीं है। जहां तक के स्कूल पे हमला करने की बात है, ये एक फौजी स्कूल है जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये जो इस्लामी हदपसंदी ग्रुप्स हैं, ये कोई फ़र्क नहीं समझते बच्चे और बड़े में। इन्होंने ऐसे कई अटैक्स पहले किए हैं। मलाला यूसुफज़ई का तो नाम अब सभी जानते हैं। बच्चियों पे जाके बिल्कुल सीधा हमला किया गया था। तो इनसे कोई आप सोचें कि सिविलाइज्ड बिहेवियर या कॉन्डक्ट का एक्सपेक्टेशन हो तो वो तो गलत है। ये तो दशकों से यही करते चले आ रहे हैं। चंद रोज भी नहीं गुजरे हैं कि पाकिस्तान की बेटी मलाला ने भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मिलकर शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। मलाला ने ये नोबेल अपने मुल्क के बच्चों को उनकी शिक्षा दीक्षा को समर्पित किया। मलाला को भी स्कूल जाने और तालीम हासिल करने के लिए ही गोली मारी गई थी। पाकिस्तान मलाला के नोबेल की खुशी मना ही रहा था कि बच्चों के इस स्कूल पर इस बर्बर हमले ने रंग में भंग डाल दिया। तालिबान ने अपनी इस हरकत से साबित किया कि पाकिस्तान जिहाद का जहन्नुम बन चुका है। एक हसास इलाके में स्कूल पर हमले से ये बात साबित हो गई है कि हुकाम अब भी इस किस्म के हमलों को रोकने के लिए तैयार नजर नहीं आते। मुमताज बंगश, IPN, CNN, पेशावर। मैं आपको बता दूं कि आज जिन बच्चों ने अपनी आंखों से मौत का मंजर देखा, जो अपने सामने गोलियां चलती देख रहे थे, जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं, उनमें से एक बच्चे की साउंड बाइट इस वक्त मेरे पास है। वो जरूर सुनिए और वो दिखाती है कि इन बच्चों के जहन पे कितना गहरा असर किया है आज के इस कायराना आतंकी हमले ने। हमें फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया था, तो उधर डायरेक्ट जैसे ही तो ऊपर हमने समझा रिपेयरिंग हो रही है, कुछ आवाजें आई शुरू, तो पीछे से हमारा गेट का हॉल है, हॉल के गेट काफी गेट है, एक गेट उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए बच्चे सारे नीचे लेट गए और उन्होंने हर हॉल में हमारी चेयर्स है, वो हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। हम लोग स्कूल में तो सरमनी हो रही थी, एकदम पीछे से फायरिंग हुई, फिर एकदम आए सारी गोलियां चली, कुछ बच्चे हलाक हो गए, मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। सुना आपने इस मासूम बच्चे को बड़े होकर तबाह कर दूंगा, इस हद तक गुस्सा है इस मासूम में, इस छोटे से बच्चे में जिसकी उम्र करीब 12-13 साल होगी, जो अब बदला लेना चाहता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से बहुत से मेहमान इस वक्त सीधे जुड़े हैं। दिल्ली से मेरे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड मेजर जनरल JB जैनी साहब, पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से, न्यूज एजेंसी ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं दिल्ली से, विदिशा से हमारे साथ जुड़ेंगे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी, उनसे भी हम बात करेंगे। वहीं पाकिस्तान से स्काइप के जरिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिकार शिराजी और मेहर तारर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेहर, मैं पहला आप ही से पूछना चाहूंगा, आप ही का रिएक्शन चाहूंगा। पेशावर में जो कुछ हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों हुआ ये? सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी मेहर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान में आज जो हुआ है वो तालिबान ने खुद अपने बयान के जरिए पूरे पाकिस्तान को और दुनिया को बताया है कि वो फाटा में जो
आर्मी उनके अगेंस्ट ऑपरेशन कर रही है, उसका उसका उन्होंने बदला लिया है। अब उनको उनको ये तो पता है कि वो एक आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते, वहां पे वो उनका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते, छोटी छोटी चीजें तो वो करते रहते हैं। As I said a bit earlier, contrary to popular perception कि पाकिस्तान आर्मी उनके साथ बहुत खुश है और पाकिस्तान आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा और पाकिस्तान आर्मी इस सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म से बची हुई है। आई थिंक मोस्टली जो सेंसिबल लोग हैं वो ये जानते हैं कि बहुत अरसे से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन टारगेटेड एंड किल्ड बाय द तालिबान। अब तालिबान को ये तो पता है कि वो फेस टू फेस आर्मी का मुकाबला तो कर नहीं सकते। अब उनको ये भी पता है कि अब पाकिस्तानियों को पता है, हर पाकिस्तानी को ये पता है कि तालिबान गलत कर रहे हैं। ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि ये लोग जस्टिफाइड हैं या ये लोग किसी वजह से कर रहे हैं या किसी रिवेंज की वजह से कर रहे हैं, रेट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, इवन दे बिलीव कि जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी भी इंसान को मारते हो जो आपके साथ लड़ नहीं रहा होता और वो सिर्फ इसलिए मर रहा है क्योंकि आप किसी और चीज का बदला उससे ले रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि वो आपके मुल्क में हो, वो इंडिया में हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो अमेरिका में हो, वो किसी जगह पे भी हो, पाकिस्तानीज उसको बिल्कुल कंडोन नहीं करते। पाकिस्तानी उसको उतना ही बुरा समझते हैं जितना वो अपने मुल्क में होने वाले एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को कहते हैं। जब आप किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचाते हैं और जब आप इतने ढेर सारे बच्चों को उनके सर के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर, उनकी बैक के ऊपर गोलियां मारते हो, उनके सामने खड़े मेहर, आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ आप भी माँ हैं, हमारे भी अपने बच्चे हैं। हम समझ सकते हैं कि उन माँ बाप पे आज क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे उस वक्त स्कूल में रहे होंगे, जिनके बच्चों ने उन गोलियों को अपने सामने चलते हुए देखा होगा, जिन्होंने अपने सीने पर उन गोलियों को खाया होगा। इफ्तिकार शिराजी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों पाकिस्तान को आज ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है? देखिए, जिम्मेदारी तो सिर्फ किसी एक फरीक पे आयत नहीं होती, बहुत बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं कि जो इसके जिम्मेदार हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठती हैं तो जरूर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ नॉन स्टेट फैक्टर्स इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना ये भी है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक आलमी जंग लड़ रहा है उसके अंदर फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन बदले में क्या है, पाकिस्तान के किरदार के ऊपर जरूर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट, वो टेक्निकल सपोर्ट, वो मिलिटरी सपोर्ट हो या वो मॉरल सपोर्ट हो, वो क्या मिल पाती है दुनिया भर से? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान खुद इस जंग के अंदर नाकामी का शिकार हो रहा है और उसकी वजूहात पाकिस्तान के अंदर हैं, तो कुछ वजूहात पाकिस्तान से बाहर भी हैं। अगर पाकिस्तान इस जंग लड़ने के काबिल नहीं है तो उसको काबिल बनाने के लिए आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर इंडिया में बैठे लोग, अमेरिका में बैठे लोग या किसी खित्ते में और बैठे लोग पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाते हैं, इस बात को हकीकत के साथ आपको जायजा लेना होगा कि पाकिस्तान ये जंग लड़ने के काबिल नहीं है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की 99% जो लोग हैं वो अमन पसंद हैं, वो टेररिज्म को ना तो अप्रिशिएट करते हैं ना उसका हिस्सा बनते हैं, लेकिन ये जो 1% लोग हैं यकीनी तौर पे इन्होंने पूरी नेशन को हॉस्टेज बनाया हुआ है। हम ये जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के रैंक के अंदर वो सिविलियन हो सकते हैं, वो मिलिट्री के अंदर हो सकते हैं, कुछ लोग इनके वेल विशर हो सकते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। जनरल जैनी, बहुत कम है। जनरल जैनी, आपने सुना शिराजी साहब को, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा उनकी बातों में। शिराजी साहब की बातों से आप कितने सहमत हैं? देखिए सुमित जी, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी आज हुआ है, आप देख रहे हैं कि दुनिया के सारे चैनल, सारे टीवी, सारे रेडियो, ये आज हॉट न्यूज़, पूरे वर्ल्ड की हॉट न्यूज़ हो गई है। अगर कि कोई ये कहे कि इस बात पे किसी को दुख नहीं है, चाहे हम फौजी अफसर ही क्यों ना हो, शरद के इस तरफ के ही फौज के लोग क्यों ना हो, हमें भी अत्यंत दुख है। इतनी घृणात्मक ये कार्रवाई हुई है, इतनी एक नीच दर्जे का, ये तो बुज़दिलों का काम है, कायरों का काम है कि निहत्थे बच्चों को निशाना बनाना, निहत्थे बच्चों को निशाना बनाया गया। लेकिन आपने जो सवाल पूछा था सुमित जी कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है,
मेरा अपना विचार है कि इसके लिए पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी जिम्मेवार हैं। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान का अवाम, कि वो पाकिस्तान के अवाम ने भी इसके ऊपर में आवाज नहीं उठाई कि ये तहरीके तालिबान क्या है, ये गुड तालिबान और बैड तालिबान क्या है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के उधर वाला तालिबान खराब तालिबान, पाकिस्तान के अंदर का जो तालिबान वो अच्छा तालिबान। आपने देखा कि जो बॉम्बे अटैक के बाद में सईद को उन्होंने रखा हुआ है, कभी कराची में कभी लाहौर में। अभी लाहौर में देखिए उसने रैली करी, क्या उसने इतने पॉइजनस स्टेटमेंट्स, इतने वोलाटाइल स्टेटमेंट्स उसने पास किए हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम ने इसके अगेंस्ट कोई बात उठाई? यही तो ये बात सही कही मेरे स्मिता प्रकाश प्रवक्ता ने जनरल जी, पाकिस्तान के अंदर के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन स्मिता प्रकाश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप पाकिस्तान को, कश्मीर रिलेटेड डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं जो तालिबान के साथ खड़े होकर दिखना चाहते हैं। उनको उसमें वोट बैंक दिखता है, उसमें उनको अपनी चुनाव की जीत दिखाई देती है। क्या ये उनके लिए भी मैसेज है? क्या आज वो अपने गिरेबान में झांक कर देखने को तैयार होंगे? उनके लिए मैसेज जरूर है, लेकिन वो मैसेज सुनना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं आज इमरान खान ये नहीं कह सके कि तालिबान ने किया है, तालिबान का नाम तक नहीं लिया उन्होंने सिर्फ ये कहा जिसने जो किया है मैं उसे कंडेम करता हूं। इतने बुज़दिल आदमी हैं वो। मलाला जैसी लड़की, छोटी लड़की ने कहा ओपनली, लेकिन इमरान खान नहीं कह सकते। ये पीटीआई के जो लोग हैं ये सारे के सारे कंटेनर में चढ़ के ऊंचे ऊंचे भाषण दे देते हैं, ये नवाज शरीफ को, सबको गालियां दे देते हैं, लेकिन खुद एक लफ्ज नहीं कह सकते अगेंस्ट द तालिबान, क्योंकि इनको तालिबान की जरूरत है। केपीके में बैठते नहीं हैं ये सब बनीगला में बैठे हुए हैं, सब इस्लामाबाद में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं सकते अगेंस्ट द तालिबान। ये उन्हें छोड़िए, आप सरताज अजीज को देख लीजिए, उन्होंने खुद गुड तालिबान बैड तालिबान कहा है, और वो है फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सब स्टेट एक्टर्स है, ये कहां से नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए? तो पाकिस्तान में अब ये स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स की जो डिफरेंशिएशन है ये खत्म हो गई है, ये एब्सोल्युटली खत्म हो गई है। और जो सिविल सोसाइटी है उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि अब उनको अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, क्योंकि वही अब एक लास्ट बैस्टियन रह गई है पाकिस्तान। गाजू साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया है? क्योंकि जो कुछ हुआ पाकिस्तान में आज, क्या अब नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जैसे मेहर तारा हमारे साथ बैठी हैं, शिराजी साहब है और भी तमाम इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन लोगों को बोलना चाहिए, अब इन लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। इस तरह की टेररिज्म की चीजें, टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली चीजें, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो, वो बंद होनी चाहिए पाकिस्तान से। देखिए, आज का दिन तो गम मनाने का दिन है। आज का दिन ना तू मैमे का है, ना ज्यादा विश्लेषण का है। हमारे पड़ोसी का रुख हमारी तरफ कैसा भी हो, लेकिन अगर पड़ोसी के मासूम बच्चे शिकार, दहशतगर्दी का शिकार बनते हैं, तो हमारे यही संस्कार हैं कि हम उनसे संवेदना प्रकट करें, उनके दुख में शामिल हों। हाँ, ये पाकिस्तान, अब ये एक जगह बात है और इसमें भारत सरकार ने भी जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान को गंभीरता से सोचने के लिए भी एक ज़रूरी दिन है। मुझे लगता है कि अगर आज के दिन पाकिस्तान के समाज, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का राजनीतिक वर्ग गंभीरता से नहीं सोचे कि पाकिस्तान इस दोराहे पर कैसे आके खड़ा हो गया, जबकि उसी के बंदे, उसी के नागरिक, उसी अपने बच्चों को मार रहे हैं। क्या हो गया है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो गए कि सांप की तरह वो अपने ही बच्चों को डस रहे हैं? तो इसके जवाब पाकिस्तान को ढूंढने पड़ेंगे। और मुझे लगता है आज जो मैंने अपने दो साथियों, पाकिस्तान से साथियों को सुना है, उससे मुझे थोड़ा सा अफसोस लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो अभी भी गंभीरता से ये चिंतन करना चाहते हैं या ये सोचना चाहते हैं
कि आखिर ऐसी हालत हमारी हुई क्यों, जब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं एक और कमेंट आपका जरूर चाहूंगा। मेरी उनसे ये अपील, एक शब्द मैं और कह दूं जी सुमीत जी, जी, मेरी उनसे ये अपील होगी, हम तूतू मैमे करने नहीं आए हैं उनसे, हम उनके गम में शरीक होने आए हैं। और अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बहन आज सोच लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तुम्हारे गम में शरीक हैं और हम भी तुम्हारे साथ सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम नहीं चाहते कि बच्चे शिकार हों। मेयर, मैं एक कमेंट आपका लूंगा इसके पहले कि मैं ब्रेक में हम खुद बच्चे वाले हैं। मेयर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो पाकिस्तान की तमाम तंजीमें हैं, जैसे इमरान खान की बात की स्मिता ने, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग तालिबान की मदद से यहां तक आगे पहुंच रहे हैं, अपना पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं और आज उनके पास शब्द नहीं थे। पीटीआई की शीरी मजारी हैं, उन्होंने तालिबान का नाम लेके उनको भी कंडेम किया है। इमरान खान का प्रो तालिबान स्टांस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो चुका है। आई वोटेड फॉर इमरान खान और मैंने उनको बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज किया हुआ है ओपनली हर जगह पे इस चीज़ के बारे में। पाकिस्तान के बारे में इंडिया में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी लोग तालिबान को बुरा नहीं समझते या पाकिस्तानी नेशन तालिबान के अगेंस्ट यूनाइटेड नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जिनका इन्फ्लुएंस होगा, बिल्कुल होगा रिलीजियस, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, इसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का इन्फ्लुएंस है। But the fact that they are nowhere in any government in any of the provinces or in the center should show you that nobody votes for the religious organizations in Pakistan. This is also a fact that Pakistan is the only country जिसने रिकॉग्नाइज किया तालिबान को। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिन्होंने गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी दी। बिल्कुल, देखें मैं तो आई हैपन टू बी वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने कभी भी ये डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट नहीं की। जिस वक्त अब ये मुजाहिदीन थे या उसके बाद तालिबान थे या जो कुछ वो अफगानिस्तान में कर रहे थे, उस वक्त तक वो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं थे कर रहे, उस वक्त भी कंडेम करते थे, उस वक्त भी समझते थे कि जिस तरह वो रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान को वो भी गलत था। हमने तो उसको भी कंडेम किया, हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ को भी किया है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी किया है, कश्मीर को भी किया। यू सी एट अ सर्टेन पॉइंट, अंटिल अ सर्टेन पॉइंट, अप टू अ सर्टेन पॉइंट, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस चीज को जस्टिफाइड समझते थे कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ बहुत सारी ज्यादतियां हो रही हैं और कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए या पैलेस्टीनियंस की मदद करनी चाहिए। लेकिन 2014 में लेट मी टेल यू वन थिंग एज अ पाकिस्तानी who's in touch with Pakistanis on all levels कि पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं करते तालिबान को, पाकिस्तानी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। किसी रिलीजियस रैली में बैठ के सर हिलाना लोगों के सामने। मैं इस बात को मानता हूँ, जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में या दुनिया में नहीं होगा जो टेररिज्म के साथ खुलकर खड़ा पब्लिकली दिखना चाहेगा। मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेहर तारड़ और शिराजी साहब दोनों हमारे पास हैं, मौजूद रहेंगे। कारजू साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, स्मिता प्रकाश कुछ बोलना चाह रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते बने रहिए IPN 7 के साथ। और आज वाकई में सर शर्म से झुक रहा है, मासूम बच्चों को गोलियों से सरेआम भून दिया गया। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। मेहर तारड़ की बातों पे कारजू साहब अपना रिएक्शन देना चाह रहे थे। विवेक सर, आप कुछ कह रहे थे मेहर की बातें सुनकर। मैं मेहर जी से यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, स्ट्रेटेजिक एसेट्स। अब मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरह किसी भी दहशतगर्द और संस्था के लोगों को कोई भी मुल्क अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मान ले। और मुझे एक ये भी आश्चर्य है कि स्ट्रेटेजिक एसेट जो संस्थाएं हैं पाकिस्तान की, उनका क्या वो नाम भी नहीं ले पा रही हैं? क्या इतना खौफ है इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स का पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाशिंदों में? इफ्तिखार शिराजी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेहर क्योंकि आपकी बात का जवाब दिया है कारजू जी ने, आप कुछ बोलना चाहेंगे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के बारे में? मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ के बारे में लिखा है। अभी तक मेरे ट्विटर अकाउंट में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मुझे बहुत दफ़ा पाकिस्तानियों से बहुत इस बारे में बातें सुननी पड़ी हैं।
हमने ISI को, अगर आप स्ट्रेटेजिक एसेट्स की अगर मैं यहाँ पे अगर कहती हूँ माय सन, डू आई हैव टू टेक हिज नेम, अगर हम स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहते हैं तो किसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक एसेट्स किसने बनाए। अगर हम आर्मी की या मैं ISI का नाम नहीं ले रही तो उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उनका नाम ले नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानियों ने, एज फार एज वी आर कंसर्न, हम लोगों को ये पता है कि कभी भी किसी पाकिस्तानी के बारे में मुझे ये नहीं पता कि उसने ये कहा हो कि मैंने किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर किसी के बच्चे को और बीवी को जाके मारना है और एनीथिंग। दूसरी बात नहीं, सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, द फैक्ट कि अभी ये ज़रबे अज़ब शुरू हुआ फाटा में और आर्मी ने तालिबान को मारना वहाँ पे शुरू किया और बाकी ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करना शुरू किया। आपने पाकिस्तान से कोई किसी जगह से सिवाय कोई, आई डोंट नो, मैंने तो नहीं सुना, आपने कहीं कोई सुना कि पाकिस्तानियों ने कोई एहतजाज किया या कोई प्रोटेस्ट किया या कोई जुलूस निकाले कि वहाँ पे क्यों हो रहा है और उनको क्यों मार रहे हैं? द फैक्ट दैट द एंटायर कंट्री, हम मानते हैं किसी ने नहीं किया, लेकिन आज क्या हुआ? और बाकायदा तहरीक पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने यही कहा है ना कि फाटा में जो उनके साथ हो रहा है वो उसका बदला ले रहे हैं, वो हमें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ये तालिबान को यहाँ तक ताकत किसने दी शिराजी साहब? तालिबान को इतना करने की ताकत किसने दी? कौन उसको पनाह दे रहा था? हम इस चीज को भी कंडेम करते हैं कि 79 के अंदर जब सोवियत इन्वेजन हुई थी रशिया के अंदर, हमें उस वार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, उस अमरीकी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। उसके बाद अगर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी ने तालिबान को प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया, उनको इतना बड़ा किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर सोवियत यूनियन के खिलाफ वार का हिस्सा बने तो इंडिविजुअल का डिसीजन था, नेशन का नहीं था। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई डिसीजन नहीं होता कि जंग का हिस्सा बनेंगे। एक चीज का जो एक फर्क है उसको महसूस करें कि ये डिसीजन इंडिविजुअल लेते रहे पास में। अगर स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिश किए गए हैं तो इंडिविजुअल्स ने किए हैं, नेशन ने नहीं किए। तो ये जो मेहर बात कर रही है कि पाकिस्तान के अवाम बड़े सेकुलर हैं, बड़े पुरअमन हैं, और जहां आप बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं कि जो इनकी हिमायत करते हैं, लेकिन उन ग्रुप्स को पब्लिक प्रेशर की वजह से ये जरूरत नहीं होती शिराजी साहब, कोई भी एक ग्रुप आज शिराजी साहब, हम तो कहते हैं कि आवाम से आवाम के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। आवाम दोनों मुल्कों की नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की अमन में डिस्टर्बेंस पैदा हो, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं। मैं इसलिए आप शिराजी साहब बहुत अदब के साथ क्योंकि हिंदुस्तान आतंकवाद से लगातार परेशान रहा, हिंदुस्तान आतंकवाद का लगातार निशाना रहा। और माफ करिएगा हाफिज सईद साहब अभी भी आप क्या हैं, खुले में घूमते हैं, आज अफसोस जताते हैं, फोनो देते हैं तमाम चैनल्स पर, लेकिन वही हाफिज सईद मुंबई में जब हमला हो रहा था तो क्या कर रहे थे? क्या बताना पड़ेगा मुझे इस बारे में? नहीं देखिए, बात इसमें कोई शक नहीं, अगर कोई इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, देखिए अगर काउंटर आर्गुमेंट में जाएं तो वो पाकिस्तान ये कहता है कि समझौता एक्सप्रेस में आपने क्या कर लिया, आपके पास आपने क्या मुजरिम पकड़ लिए, क्या आपने उनको सजा दे दी। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस डिस्कशन में पढ़ेंगे तो मामला हल नहीं होगा। आपको देखना ये है कि रियलिटीज हम तो मामला हल करना चाह रहे हैं। जनरल जैनी कुछ बोल रहे हैं, जनरल साहब, जनरल जैनी, पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान की नेशन। हाँ सुमित देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हाफिज साहब से और बेहर जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं इस बात के ऊपर में कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज वो बात आ गई है कि जैसी करनी वैसी भरनी। बड़े अफसोस की बात है कि करनी अच्छी नहीं हुई तो भरनी भी अच्छी नहीं हो रही है। हमें यहां बैठे हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। ये कहते हैं कि सबूत नहीं है। अरे भाई कितने डोजियर चाहिए, कितना सबूत चाहिए? पूरी दुनिया को सबूत से उनको यकीन हो गया, लेकिन पाकिस्तान को यकीन नहीं हुआ। और वही हाफिज सईद जिनको कि टेररिज्म का पूरा मॉडल बना दिया गया, पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड ने हार्बरी और नर्सरी। जनरल जैनी, जावेद इकबाल आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट जावेद इकबाल ने जो अपनी डिक्टेटरशिप को सहारा देने के लिए पूरी कौम को यरगमाल बना दिया इनके हाथों, तो तालिबान पाकिस्तान को बोलेंगे आप डिक्टेटर? मैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान, अगर तहरीके तालिबान इंडिया लगा दे तो इंडिया स्पॉन्सर कर रहा होगा।
हम ये कह रहे हैं कि ये तालिबान, अब जब मुझे बताइए, जब रोनाल्ड रीगन इन्हीं तालिबान को लेके व्हाइट हाउस में गया था तो आपने उसमें अमेरिका का लेवल लगाया था? आप होश की बातें करें। हम कहते हैं कि ये हम कंडेम करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम आपस में लड़ने की बजाय, वक्त आ गया है ना कि आप भी समझे, आप अपने गिरबान में देखना चाहिए पाकिस्तान ने क्या किया इतने सालों में। हम अपने बच्चों के गम में रो रहे हैं और अपनी पॉइंट स्कोरिंग में आप पड़े हुए हैं। स्मिता, आप सुन रही थी बातें, आप कुछ बोलना चाह रही? जी, कौन पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है? सबको दुख हुआ है कि बच्चे मरे हैं, कोई पॉइंट स्कोरिंग यहाँ पे नहीं कर रहा है। ये इनकी गलत फहमी है। पहली बात तो ये कहना कि ये कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में दीन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। ये मुल्क बना ही टू नेशन थियोरी दीन के नाम पर बना था, तो तब से लेके आज तक दीन को अलग नहीं किया जा सकता। इनकी रिलीजियस पार्टीज जो है, इनके रिलीजियस लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पर हावी हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट नहीं हो सकती, ये आपने देखा हुआ है। दूसरी बात ये कहना कि जो तालिबान है उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है इसलिए वो ये कर पा रहे हैं। ये उनका एक वार्निंग था पाकिस्तानी आर्मी को कि आप ज़रबे अर्द को बंद करें, ज़रबे अर्द को बंद करें और आगे हमारे जो जिनको आप पकड़ रहे हैं उनको अमेरिका के हवाले ना करें। ये उनको एक वार्निंग है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट किससे मिल रही है उनको? अगर आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को आर्मी कंट्रोल करती है तो तालिबान को पॉलिटिकल सपोर्ट कौन दे रहा है? और पाकिस्तान तालिबान किसके बलबूते पे ये सारा कुछ कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। बार ये कहना आपने गिरेबान में झांक लिया है, बहुत झांका है। हमें पता है कि हमने कितनी प्राइस पे की अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर करके, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन अमेरिका के साथ बना के हर चीज हमें ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बहुत महंगा पड़ा है। हमने बहुत दफा एडमिट किया है। आपके मुंबई अटैक्स के लिए बहुत अफसोस, बहुत दुख हुआ। आज के दिन तक अफसोस हुआ। 26 नवंबर को ट्वीट भी किया अजमल कसाब की फांसी। अब जब दोनों ही मुल्क अपने आप को आतंकवाद से परेशान बता रहे हैं तो काजू साहब जावेद इकबाल साहब, माफी चाह रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूँ, लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए IBN 7 के साथ। जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, अब इस वक्त हमारे साथ नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी साहब भी विदिशा से जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, मैं चाहता था कि इस अच्छे मौके पर इस आपके अवार्ड को लेकर हम आपका इंटरव्यू करें, आपसे बातचीत करें, लेकिन आज वाकई में बहुत दुख की घड़ी है। एक वजह शांति का पुरस्कार मिलता है हिंदुस्तान के पाकिस्तान के दो नुमाइंदों को एक साथ, और आज जो खबर पाकिस्तान से आती है वो ये कहती है कि क्योंकि मलाला को शांति पुरस्कार मिल गया, वो मलाला जिसको आपने अपनी बेटी कहा, उसका बदला लेने की कोशिश की है आज तालिबान ने इस हमले को अंजाम देके। क्या कहेंगे आप? मुझे पता नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित है कि जो आतंकवादी समूह हैं वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि बच्चों के प्रति करुणा का भाव, बच्चों के प्रति सरोकार का भाव, बच्चों के प्रति जिम्मेवारी का भाव दुनिया में बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और इसलिए वो बच्चों को टारगेट करके इस तरह के काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत निंदनीय है। कैलाश जी, ये बताइए कि इसका हल क्या हो सकता है, क्योंकि आपको शांति पुरस्कार बना के विजेता है, सारी दुनिया आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखती है। आपके नजर में तालिबान को, आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये एक लंबा संघर्ष है। इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हैं, लेकिन कम से कम सारे धर्मगुरुओं को एक स्वर में, सरकारों को ईमानदारी से एक स्वर में, मिलिट्री और लोकतंत्र के जो सरमाएदार हैं उनको एक स्वर में, उन सबको एक स्वर में न केवल इसकी भर्त्सना करके और निंदा करके अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर इसे रोकने के लिए ईमानदार प्रयास करने चाहिए। कैलाश जी, मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाना है, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन विवेक काजू साहब, एक कमेंट में आपका जरूर लेना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के उस पार। काजू जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कि दहशतगर्दी की लड़ाई हर स्तर पर लड़नी पड़ेगी।
तालिबान जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो है पाकिस्तान का तहरीक तालिबान है पाकिस्तान। अफगान तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट अफगान तालिबान को हासिल है। उसी तरह पाकिस्तान लश्कर का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवाद से पाकिस्तान और हमारे पूरे खित्ते को निजात मिले, तो उसके लिए ये लाजमी है कि हर आतंकवादी संस्था, हर एक्सट्रीमिस्ट संस्था से वो लोहा ले। जब तक वो नहीं करेगा उसको आतंकवाद से छुटकारा नहीं मिलेगा। जावेद इकबाल साहब मानेंगे इस बात को, तैयार है लोहा लेने को? देखिए, मैं ये समझता हूं कि दहशतगर्दी जो है वो हर फॉर्म में, हर किस्म में कंडेम करनी चाहिए। दहशतगर्दी चाहे रियासती लेवल पे हो, चाहे ग्रुप ऑफ लोगों पे हो या इंडिविजुअल्स पे हो, दहशतगर्दी दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी की इब्तिदा अमेरिका ने की। जो दहशतगर्दी इजराइल गजा पे करता है उसको भी कंडेम करना चाहिए। जो दहशतगर्दी कश्मीर में कश्मीरियों की हक के आज़ादी पे होती है उसको भी कंडेम करना चाहिए। और ये तो हम जो है पाकिस्तान, बार बार कहता हूं, हम आपका सीना बने हुए हैं। हम इस दहशतगर्दी को अपने सीने पे खा रहे हैं। हमने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। अगर कल को हमें डिफीट इसमें हो गई तो मेरा बात आज याद रखें, कल आपके बच्चों की बारी होगी। जावेद इकबाल साहब, मैं पूरे अदब के साथ आपकी सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए ये बताना चाहूंगा कि आपसे ज्यादा हमने अपने बच्चे खोए हैं। आज आपको परेशान कर रहा है आपका अपना पाला हुआ तालिबान। तब आपको पता लग रहा है कि दर्द क्या होता है। तब आपकी दुखती रग पर जब हाथ रखा गया है, पैर रखा गया है, तब आप बेचैन हो उठे हैं। हमने न जाने कितने मासूमों को खोया है, न जाने कितने सालों से हिंदुस्तान की फौज लड़ती आ रही, हिंदुस्तान की पब्लिक परेशान होती आई आतंकवाद से। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा जनरल बख्शी आपका। किससे लड़ती आ रही है? आप जिस आतंकवाद से, जिस आतंकवाद को पनाह मिलती रही आपके यहाँ से, जनरल बख्शी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों में पहले आईएसआई ने आतंकवाद का दौर शुरू किया था पंजाब में, हमारे 21,000 भारतीय नागरिक शहीद हुए थे। फिर दूसरा दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ 1990 से, उसमें 44,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा तीसरा दौर आतंकवाद का छेड़ा गया था वो हमारे बड़े शहरों में 1993 में मुंबई से लेकर बम ब्लास्ट शुरू हुए। कोई 15 से 20,000 अफराद, कुल मिलाकर 80,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं। ये टेररिस्ट के जो कैंपेन जो चला हुआ है पार से, हमारा केवल ये कहना है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब तो आपकी फौज ने बड़ा अच्छा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन ज़र पे जाना चाहिए। अब तो पाकिस्तान को वाकई में देखना चाहिए कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है, क्योंकि अगर अब पाकिस्तान नहीं सुधरा, जैसे आने वाली नस्लों पर अब हमला हो रहा है, न जाने और कितने दर्दनाक हमले पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। हमने आज आपसे यही सवाल पूछा था कि क्या आतंकी पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं? बड़ी संख्या में आपके जवाब मिले हैं, हजारों की संख्या में। 97% लोग हाँ में कहते हैं कि जी हाँ, वो आतंकी जिनको पाकिस्तान ने पैदा किया अब वो उसी के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। और रात 8 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते आपको एक मां के दर्द से जुड़ी हुई कविता के साथ छोड़ के जा रहे हैं। मां के दिल से पूछो उसका मजहब, कल ही तो उसकी पट्टी पूजी थी। माथे को चूम दही के साथ बताशा खिलाया था। उसके स्कूल का पहला दिन जो था, आज दोपहर के खाने पर टिफिन लिए बाहें फैलाए बाट जोहती थी एक मां। आज लाडला नहीं, उसकी लाश आई, निशब्द, स्तब्ध, पथराई, एक मां। सुन पाओगे उसका चीत्कार? उस मां के कलेजे पर किस मजहब का निशान खोजोगे? किस धर्म का झंडा फहराओगे उसके दिल पर? तुम्हारी कौन सी पुस्तक में इसका जवाब मिलेगा?
पता कर सको तो जाओ उस माँ को बताना।